जरा सोचिए, एक बेटा अपनी मां का कटा हुआ हाथ थर्मोकोल के डब्बे में रखकर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंच जाए और प्रशासन फिर भी कान में तेल डालकर बैठा रहे, तो उस बेटे के अंदर क्या तूफान चल रहा होगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और जब वो बेटा वर्दीधारी कमांडो हो, आईटीबीपी का जवान हो, जिसके कंधे पर देश की सरहद की जिम्मेदारी हो, तो उसके सब्र की डोर कब टूटेगी ये कोई नहीं बता सकता। और यही हुआ है दोस्तों, कानपुर में, जहां सिर्फ एक आम आदमी नहीं बल्कि वर्दी पहने हुए 40-50 जवान हथियारों के साथ खुद पुलिस कमिश्नर के दफ्तर को घेरने पहुंच गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड, आपके साथ मैं हूं राहुल यादव। और आज की ये कहानी सिर्फ कानपुर की नहीं बल्कि उस पूरे देश की कहानी है, जहां जनता का भरोसा सिस्टम से अब इतना उठ चुका है कि वर्दी वाले भी वर्दी वालों के सामने मोर्चा खोलने पर मजबूर हो रहे हैं। और इस वीडियो में आगे मैं आपको कोकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ ताजा अपडेट्स बताऊंगा, जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। कैसे सरकार ने उनकी पूरी वेबसाइट तक उड़ा दी, कैसे उनके अकाउंट हैक कर लिए गए और कैसे एक पिटीशन ने पूरे केंद्रीय मंत्रालय की कुर्सी हिलाकर रख दी, सब कुछ आगे बताऊंगा। इसलिए वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं कानपुर की उस घटना की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कानपुर के रहने वाले विकास सिंह आईटीबीपी की 32वीं बटालियन में तैनात हैं। महाराजपुर में उनकी पोस्टिंग है। मूल रूप से वो फतेहपुर के खागाहत गांव के रहने वाले हैं और उनकी 56 साल की मां निर्मला देवी को कुछ दिनों से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, कब्ज की शिकायत थी और शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी। पहले उनका इलाज महाराजपुर के आईटीबीपी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन 13 मई को अचानक उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि अब इन्हें किसी हायर सेंटर में ले जाइए। विकास अपनी मां को एम्बुलेंस में बिठाकर रेफर किए गए अस्पताल की तरफ निकल पड़े, लेकिन रास्ते में भयानक ट्रैफिक जाम मिल गया। मां की हालत मिनट दर मिनट बिगड़ती जा रही थी और जब बेटा देख रहा है कि मां सामने तड़प रही है तो वो किसी प्रोटोकॉल का इंतजार नहीं कर सकता। विकास ने एम्बुलेंस को सीधे टाट मिल के पास मौजूद कृष्णा हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दिया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया, लेकिन फिर जो हुआ वो किसी भी इंसान का कलेजा हिला देगा। परिवार का आरोप है कि पेट की बीमारी का इलाज करते करते डॉक्टरों ने इन्फेक्शन का बहाना बनाकर निर्मला देवी का पूरा हाथ ही काट दिया। एक मां जो सिर्फ सांस की तकलीफ लेकर अस्पताल गई थी, वो अपना एक हाथ गंवाकर बाहर आई। अब आप ही सोचिए, वो बेटा जो सरहद पर देश के लिए जान देने को तैयार बैठा है, जब वो अपनी मां की ये हालत देखेगा तो उसके अंदर कितना दर्द होगा, कितना गुस्सा होगा। विकास सिंह ने पहले शांत तरीके से कानूनी रास्ता अपनाया। वो अपनी मां का कटा हुआ हाथ एक थर्मोकोल के डब्बे में रखकर 19 मई को सीधे पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के दफ्तर पहुंच गए। सोचिए जरा, ये दृश्य कैसा रहा होगा। एक वर्दीधारी कमांडो अपनी मां का कटा हुआ अंग हाथ में लिए न्याय मांग रहा है। इस तस्वीर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। मीडिया में खबर आई, हंगामा हुआ। पुलिस कमिश्नर ने मामला चीफ मेडिकल ऑफिसर को रेफर कर दिया कि जांच कीजिए और रिपोर्ट दीजिए। सीएमओ ने कमेटी बनाई, कमेटी ने जांच की, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई उसमें ना तो साफ साफ ये कहा गया कि लापरवाही हुई है, ना ये कहा गया कि नहीं हुई है। यानी पूरी रिपोर्ट गोल गोल बातों में अटका दी गई। और जब रिपोर्ट गोल गोल हो तो कार्रवाई भी गोल गोल ही होगी। कोई एफआईआर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई ठोस एक्शन नहीं, बस फाइलें इधर से उधर घूमती रही और यहीं से पारा चढ़ना शुरू हो गया। अब विकास सिंह अकेले नहीं थे, उनके साथ खड़ी थी पूरी आईटीबीपी की बिरादरी। जब अपने ही साथी की मां के साथ ऐसा हुआ हो और सिस्टम चुप बैठा हो तो वर्दी का खून भी खौलता है। शनिवार की सुबह कानपुर की सड़कों पर एक ऐसा नजारा दिखा जो शायद ही पहले कभी देखा गया हो। 15 गाड़ियों का काफिला कानपुर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। इन गाड़ियों के अंदर बैठे थे करीब 60 हथियारबंद आईटीबीपी के जवान और अफसर, पूरी वर्दी में, पूरे हथियारों के साथ। जब ये काफिला कमिश्नर ऑफिस पहुंचा तो जवानों ने तुरंत पोजीशन ले ली। कोई गेट के पास खड़ा हो गया, कोई कॉर्नर पर तैनात हो गया, कोई परिसर के अंदर मोर्चा संभाल लिया। पुलिस वाले ये देखकर सन्न रह गए, उनके पसीने छूट गए, क्योंकि सामने आम जनता नहीं बल्कि देश की एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स खड़ी थी। पूरे माहौल में करीब 1 घंटे तक जबरदस्त तनाव बना रहा। शहर के उस इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोग सहम गए कि आखिर हो क्या रहा है। क्या कोई बड़ा एनकाउंटर होने वाला है? क्या कोई आतंकी हमला हुआ है? लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। सच्चाई यह थी कि देश की सुरक्षा करने वाले जवान आज खुद अपने ही सिस्टम से न्याय मांगने सड़क पर उतर आए थे। जवानों का आरोप साफ था कि जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों को बचा रहे हैं
उन्होंने एसीपी विपिन कुमार ताड़ा और पुलिस कमिश्नर के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। फिर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पहुंचे, आईटीबीपी के अफसरों के साथ बैठक हुई। दबाव इतना ज्यादा था कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हरिदत्त नेमी को आगे आना पड़ा और उन्होंने एक नई कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। मतलब पूरे मामले की दोबारा जांच होगी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों, अगर सिस्टम पहली जांच में ईमानदार होता तो क्या एक देश के जवान को इस तरह वर्दी पहनकर हथियार लेकर सड़क पर उतरना पड़ता? अगर पुलिस ने पहली शिकायत पर ही कार्रवाई की होती तो क्या यह नौबत पेश आती? और अगर आज एक केंद्रीय बल का जवान न्याय के लिए सड़क पर उतर रहा है तो आम आदमी का क्या हाल होगा, जिसके पास ना वर्दी है, ना हथियार है, ना बैकअप है? यह सोचने वाली बात है दोस्तों। यह पहली बार नहीं है जब किसी अस्पताल पर इस तरह का आरोप लगा हो, लेकिन इस बार बात इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि पीड़ित परिवार के पास वर्दी की ताकत थी, संगठन का सपोर्ट था। अब जरा एक मिनट के लिए सोचिए उन हजारों गरीब परिवारों के बारे में जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन ना उनकी आवाज उठती है, ना उनके लिए कोई फोर्स खड़ी होती है, ना मीडिया कवरेज होती है। उनकी फाइलें अस्पताल और थाने के बीच घूमते घूमते दब जाती हैं और वो इंसाफ की उम्मीद लिए ही दुनिया से चले जाते हैं। विकास सिंह की लड़ाई सिर्फ उनकी मां के लिए नहीं है, ये उन सबकी लड़ाई है जिनकी आवाज कहीं नहीं पहुंच पाती। और यही गुस्सा अब सिर्फ कानपुर तक नहीं बल्कि पूरे देश में अलग अलग रूपों में फूट रहा है। आप सोशल मीडिया खोलकर देखिए, हर तरफ एक ही चर्चा हो रही है, कॉकरोच जनता पार्टी की। और अब बात करते हैं उन ताजा अपडेट्स की जिनके लिए मैंने आपसे वादा किया था। इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आप पहले से बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है वो किसी फिल्म से कम नहीं है। पहला अपडेट 21 मई को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मिटी ने इस पार्टी का ऑफिशियल एक्स अकाउंट यानी ट्विटर अकाउंट इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। वजह बताई गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69A के तहत और तर्क यह दिया गया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने इनपुट दिया है कि यह अकाउंट देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। जरा सोचिए, एक शायर अकाउंट जो मीम बनाता है, जो मजाक मजाक में सरकार से सवाल पूछता है, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बता दिया जाता है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि सरकार की चिंता क्या है। दूसरा अपडेट 23 मई यानी कल का, पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने खुद एक्स पर पोस्ट करके बताया कि उनकी आइकॉनिक वेबसाइट को सरकार ने डाउन करवा दिया है। यानी सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि अब उनका ऑफिशियल डिजिटल ठिकाना भी खत्म कर दिया गया है। तीसरा अपडेट, और ये सबसे चौंकाने वाला है, पार्टी का इंस्टाग्राम पेज जिसके 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे उसे हैक कर लिया गया। अभिजीत दीपके का दावा है कि उनका पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक हुआ है, ट्विटर अकाउंट विद होल्ड किया गया और बैकअप अकाउंट तक डाउन कर दिया गया। उन्होंने खुद लिखा कि फिलहाल हमारे पास हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म का एक्सेस नहीं है, इसके बाद जो भी पोस्ट होगा वो हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। चौथा अपडेट सबसे दिलचस्प है, फेक अकाउंट्स का खेल। अभिजीत ने 23 मई को एक पोस्ट डालकर बताया कि एक अकाउंट कॉकरोच फॉर इंडिया के नाम से चलाया जा रहा है जो पार्टी होने का दावा कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आईटी सेल का बनाया हुआ फेक अकाउंट है जो असली पार्टी होने का दिखावा कर रहा है। उन्होंने अपने सपोर्टर से अपील की कि इस फेक अकाउंट को रिपोर्ट करें और बताया कि असली अकाउंट CJP 2029 और कॉकरोच इज बैक के नाम से चल रहे हैं। यानी एक तरफ ओरिजिनल अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं, दूसरी तरफ फेक अकाउंट्स बनाकर लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। ये एक नई तरह की डिजिटल लड़ाई है और आज देश में चल रही है। पांचवा अपडेट, और ये बहुत बड़ा है, दरअसल वेबसाइट क्यों ब्लॉक हुई इसकी असली वजह सामने आ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की थी जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी। आरोप यह था नीट 2026 के पेपर लीक के लिए वो जिम्मेदार हैं और इस पिटीशन पर लाखों लोगों ने हस्ताक्षर किए और जैसे ही ये पिटीशन वायरल हुई कुछ ही घंटों में वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया। अब आप ही बताइए, जब लाखों युवा एक मंच पर आकर एक मंत्री से जवाब मांग रहे हैं तो क्या वो गलत कर रहे हैं? और अगर सरकार के पास जवाब है तो जवाब दीजिए, वेबसाइट क्यों बंद करवा रहे हैं? छठा अपडेट, विरोध अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहा है, ऑफलाइन भी फैल रहा है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में लोग कॉकरोच की पोशाक पहनकर सफाई अभियान चलाते दिखे। यमुना नदी के किनारे भी ऐसे ही प्रदर्शन हुए। और सबसे चौंकाने वाली खबर हरियाणा से आई है। रोहतक के जिला परिषद सदस्य जयदेव डागर ने कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले
एक ऑफलाइन प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है। यानी अब चुने हुए प्रतिनिधि भी इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं और यह आंदोलन अब पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक फैल चुका है। सातवां और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इस मैनिफेस्टो में एक बहुत ही चौंकाने वाला वादा किया गया है। पार्टी ने कहा है कि अगर मौका मिला तो वो अंबानी और अडानी के स्वामित्व वाले सभी मीडिया हाउसेस के लाइसेंस रद्द कर देगी ताकि देश में सच में आजाद और स्वतंत्र मीडिया स्थापित हो सके। अब आप समझिए कि सरकार इतनी बौखलाई हुई क्यों है, क्योंकि जब आप सीधे देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट घरानों पर निशाना साधते हैं और मीडिया की आजादी की बात करते हैं तो सत्ता में बैठे लोगों की नींद उड़ जाती है। आठवां अपडेट, खुद अभिजीत दीपके ने एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू देते हुए एक बहुत मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले कोई भी मोदी या सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन अब समय बदल रहा है। यानी वो साफ साफ कह रहे हैं कि देश में डर का माहौल था, लेकिन अब वो डर टूट रहा है, खासकर युवाओं के अंदर से। और 9वां अपडेट, इस पूरे विवाद की जड़ में जो CGI सूर्यकांत की टिप्पणी थी जिसमें उन्होंने युवाओं को कॉकरोच और परजीवी कहा था, उस पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण जैसे लोगों ने खुलकर आपत्ति जताई है। उन्होंने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा कि CGI की टिप्पणी एक्टिविस्ट्स और युवाओं के प्रति गहरे जड़ जमाए हुए पूर्वाग्रह को दर्शाती है। यानी देश के बड़े बड़े कानूनी विशेषज्ञ इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। अब इन सारे अपडेट्स को मिलाकर देखिए तो एक तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ कानपुर में एक कमांडो अपनी मां के लिए न्याय मांग रहा है, दूसरी तरफ करोड़ों युवा कॉकरोच बनकर सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। दोनों जगह एक ही चीज है दोस्तों, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और सिस्टम से उठता हुआ भरोसा। जब लोकतंत्र में सवाल पूछने की जगह सिकुड़ने लगती है, जब सरकार समस्या को ठीक करने की बजाय समस्या उठाने वालों का मुंह बंद करने लगती है, जब अदालत में बैठे न्यायाधीश आम युवा को कॉकरोच तक कह देते हैं, तो जनता के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो वो चुप बैठा रहे और घुटता रहे, या फिर वो उठ खड़ा हो और सवाल पूछे। और इस बार जनता ने दूसरा रास्ता चुना। इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब युवाओं ने आवाज उठाई है तब तब बड़े बदलाव हुए। श्रीलंका में देखिए, वहां के युवाओं ने राष्ट्रपति भवन तक पर कब्जा कर लिया। बांग्लादेश में देखिए, वहां के स्टूडेंट मूवमेंट ने पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया। नेपाल में देखिए, वहां भी युवाओं की आवाज ने राजनीति को बदल कर रख दिया। अरब देशों में अरब स्प्रिंग कैसे आया था? सोशल मीडिया से ही तो आया था। ट्यूनीशिया से शुरू होकर पूरे अरब जगत में फैल गया था। और भारत में भी ये कोई पहली बार नहीं है। 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन को याद कीजिए, जो रामलीला मैदान से शुरू हुआ था और जिसने केंद्र की सरकार तक हिला दी थी। निर्भया कांड के बाद का आंदोलन याद कीजिए, CAA NRC के विरोध में हुए प्रदर्शन याद कीजिए, किसान आंदोलन याद कीजिए। जब जब जनता ने सड़कों पर उतरकर सवाल पूछा है, सरकार को झुकना पड़ा है। और आज पहले से एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि अब आंदोलन के लिए सड़क पर हजारों लोगों का आना जरूरी नहीं है। अब आंदोलन मोबाइल स्क्रीन पर होते हैं, पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, अब हैशटैग ट्रेंड होते हैं। अब झंडे लहराने की जरूरत नहीं है, अब प्रोफाइल पिक्चर बदले जाते हैं। और जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ एक सवाल पूछने लगते हैं तो वो सिर्फ इंटरनेट ट्रेंड नहीं रहता, वो एक ऐसा आईना बन जाता है जिसमें सरकार को अपनी असली शक्ल दिखाई देती है। और शायद इसीलिए सरकार डर रही है, इसीलिए वेबसाइटें ब्लॉक हो रही हैं, इसीलिए अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, इसीलिए जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उन्हें परजीवी और कॉकरोच कहा जा रहा है। लेकिन याद रखिए, जब आप किसी को दबाते हैं तो वो दब नहीं जाता, वो और बड़ा होकर सामने आता है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, पहले वो आप पर हंसते हैं, फिर वो आपसे लड़ते हैं, फिर आप जीत जाते हैं। आज देश का युवा इसी रास्ते पर है। पहले उस पर हंसा गया, उसे कॉकरोच कहकर मजाक उड़ाया गया, अब उससे लड़ा जा रहा है, उसके अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं, उसकी आवाज दबाई जा रही है। और अगला कदम क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि ये आवाज अब रुकेगी नहीं। अब बात करते हैं उन ठोस मुद्दों की जिनको लेकर ये पूरा गुस्सा फूट रहा है। पहला नंबर, पेपर लीक। नीट का पेपर लीक हुआ, करोड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया। SSC की परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई, यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी, रेलवे की भर्ती सालों तक लटकी रही। दूसरा नंबर, बेरोजगारी। देश में बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर है। पढ़े लिखे युवा घर बैठे हुए इंजीनियर डिग्री लेकर डिलीवरी कर रहे हैं, MBA वाले ओला उबर चला रहे हैं। तीसरा नंबर, भ्रष्टाचार। हर जगह कमीशन, हर जगह घूस, हर जगह सेटिंग। और इन सब के बीच आम आदमी पिस रहा है, महंगाई की मार झेल रहा है। पेट्रोल, डीजल, LPG सब महंगा है। सब्जी, दाल, आटा सब आसमान छू रहे हैं। और चौथा नंबर, सिस्टम पर भरोसे का खत्म होना। अस्पतालों पर भरोसा नहीं रहा,
क्योंकि कानपुर जैसे केस सामने आ रहे हैं। पुलिस पर भरोसा नहीं रहा क्योंकि शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अदालत पर भरोसा नहीं रहा क्योंकि वहां से कॉकरोच जैसी टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं। और सरकार पर भरोसा नहीं रहा क्योंकि सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कहा जाता है। यह एक खतरनाक स्थिति है दोस्तों। जब किसी देश की जनता का अपनी संस्थाओं से भरोसा उठ जाता है तो वो देश आगे कभी नहीं बढ़ सकता। यह बात इतिहास में बार बार साबित हो चुकी है। सोवियत यूनियन इसीलिए टूटा था क्योंकि वहां की जनता का भरोसा खत्म हो गया था। अरब देशों में इसीलिए क्रांति आई थी क्योंकि वहां की जनता का भरोसा खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी एक उम्मीद बाकी है क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि यहां जनता सवाल पूछती है और सरकार से जवाब मांगती है। अगर देश के युवा आज आवाज उठा रहे हैं तो उसे सिर्फ विरोध मानकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए, उसे बदलाव की मांग के तौर पर देखा जाना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से लेगी, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लाएगी, बेरोजगारी दूर करने के लिए ठोस योजनाएं बनाएगी, अस्पतालों में लापरवाही पर कठोर कार्रवाई करेगी और सबसे जरूरी बात यह कि सरकार सवाल पूछने वालों को दुश्मन नहीं समझेगी क्योंकि सवाल पूछना लोकतंत्र की आत्मा है। अगर सवाल खत्म हुए तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा और कानपुर के विकास सिंह की मां को न्याय मिले, ये भी हमारी मांग है। उनका हाथ तो वापस नहीं आ सकता लेकिन कम से कम जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी और मां के साथ ऐसा ना हो, ताकि किसी और बेटे को अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े। और कॉकरोच जनता पार्टी पर जो ताला लग रहा है, वेबसाइटें ब्लॉक हो रही हैं, अकाउंट हैक हो रहे हैं, यह भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे देश को सोचने की जरूरत है। क्या एक लोकतंत्र में किसी भी आवाज को इस तरह दबाया जा सकता है? क्या सिर्फ इसलिए कि किसी ने एक मीम बनाया, एक पिटीशन साइन की, एक मंत्री से इस्तीफा मांगा, उसकी पूरी डिजिटल पहचान को मिटा देना क्या सही है? यह सवाल आज हर एक भारतीय को अपने आप से पूछना चाहिए दोस्तों। कानपुर की घटना और कॉकरोच जनता पार्टी पर हो रही कार्रवाई, ये दोनों अलग अलग किस्से नहीं है, ये एक ही बीमारी के दो लक्षण हैं और वो बीमारी है सिस्टम से भरोसा उठना। अगर वक्त रहते इस बीमारी का इलाज नहीं किया गया तो आने वाले समय में ऐसी और भी कई घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी जहां वर्दी वालों के सामने खड़े होंगे, जहां जनता सरकार के सामने सवाल पूछेगी और जहां सोशल मीडिया पर एक के बाद एक आंदोलन खड़े होते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर? क्या आपको लगता है कि सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? क्या कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट और अकाउंट को ब्लॉक करना सही फैसला है? क्या कानपुर के विकास सिंह को न्याय मिल पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक इस खबर को शेयर कीजिए।